तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 मार्च को जनादेश जनता का सामने होगा, लेकिन 7 फेज में उत्तर प्रदेश में चुनाव। और 7 फेज का मतलब यह है कि पहला मौका है जब 45 दिनों का वक्त नहीं दिया गया है प्रचार के लिए। सबसे कम कहें तो गोवा, पंजाब और मणिपुर का एक हिस्सा जो 4 मार्च को होने वाला है। इसका मतलब बहुत साफ है, सिर्फ 30 दिनों के प्रचार का वक्त इनके पास होगा। 30 भी नहीं कहें, 29 दिन के प्रचार का वक्त इनके पास होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, चूंकि समूचे फरवरी में ही पूरे मामले को निपटाया गया है, 7 फेज में यह चुनाव है। पिछली बार भी 7 फेज में यह चुनाव हुआ था और जिस तरीके से एक घेरा बनाया गया उत्तर प्रदेश में, यह सुरक्षा के मूवमेंट के लिहाज से अलग अलग जिलों को निर्धारित किया गया है। यानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मूवमेंट होंगे राज्य में, वह किस तरीके से शुरुआत में 12 जिलों से फिर 11 जिले में शिफ्ट होंगे, फिर इस तरीके से सुरक्षा कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश का एक घेरा बनाया गया है। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि चूंकि पंजाब और उत्तराखंड में एक ही दिन चुनाव होने हैं और गोवा में भी एक दिन चुनाव होने हैं। गोवा और पंजाब दोनों एक दिन 4 फरवरी को। यह सवाल भी पूछा गया था कि यह आम आदमी पार्टी का सवाल था उसमें कि क्या वाकई पंजाब और गोवा में एक ही दिन चुनाव रखा जाएगा। तो उस पर कहा गया है, चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि हमने वोटरों से मशविरा किया और वहां की परिस्थिति हालात को देखकर यह तय किया गया, इसमें किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संजय जी, सवाल अब यहां से शुरू हो रहा है। एक लिहाज से कहें तो सिर्फ 65-66 दिन का वक्त है और 5 राज्यों में नई चुनाव होगी। 1 तारीख को बजट भी आना है, एक बजट भी आना है। केंद्रीय तौर पर 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और बड़े क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश की, सभी की साख दांव पर होगी। लेकिन क्या यह पूरे चुनाव की प्रक्रिया में इशू वाकई अलग अलग होंगे? और जिस लहजे में चुनाव पहली बार व्यवस्था की है, वो पोलिंग स्टेशंस 15% बढ़ा दिए हैं 2012 की तुलना में। वोटर्स उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन बढ़े हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया। 1,85,000 पोलिंग स्टेशन भी बढ़े हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। पंजाब और उत्तराखंड और गोवा, इन जगहों पर एक ही मतदान है। यह एक व्यवस्था की गई है। सवाल यह है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल पहली बार सभी की साख दांव पर इन 5 राज्यों के चुनाव में। ऐसा हर चुनाव में होता है प्रसून। सारी पार्टियों के, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सारी पार्टियों की साख दांव पे होगी। खास बात इस चुनाव में यह है कि ये पहली बार इतना बड़ा चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव डिमोनेटाइजेशन के बाद, जो हम कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का अंदेशा रहेगा कि वो एक तरह से वो इस पे एक मैंडेट लेना चाह रही हैं। और ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी इन में प्रदर्शन उनका अच्छा होता है तो वो बढ़ चढ़ 16 करोड़ वोटर है इस बार। और डिमोनेटाइजेशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह इशू ही सबसे बड़ा इशू बन जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कह रहा हूं बीजेपी चाहेगी कि चुनाव को इस ओर मोड़ के ले जाए, जिससे डिमोनेटाइजेशन के नजरिए से उस पर प्रचार हो और लोगों को बताया जाए इससे कितना देश के लिए फायदा होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि चुनाव 5 राज्यों में डिमोनेटाइजेशन के इशू पे होगा। चुनाव बल्कि अलग अलग राज्यों में भी नहीं, राज्यों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी इश्यूज बदलते रहते हैं। बगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में इश्यूज अलग होंगे। तो ऐसा मानना कि किसी एक मुद्दे पे पूरे राज्य में या पूरे एक मुद्दे पे पूरे 5 राज्यों में चुनाव होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अंशुमनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदी इंडिया टुडे के एडिटर हैं। उत्तर प्रदेश से हम लोग शुरुआत करते हैं। 5 फेज में चुनाव और जाहिर है 11 फरवरी से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी इस बार वोट पड़ने हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012-2014 इन दोनों में बिल्कुल अलग बहुत फर्क था, बिल्कुल फर्क था। एक लिहाज से सब चीज उलट पुलट गया था। 2017 किस दृष्टि से देखा जाएगा? 2017 2-3 मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जिस राज्य से आते हैं चुनकर, उनके ज़्यादातर बड़े मंत्री जिस राज्य से चुनकर आते हैं, वहाँ एक बड़ा चुनाव होने वाला है। और जैसा संजय कह रहे थे कि भाजपा चाहे या ना चाहे, लेकिन लोग पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसे डिमोनेटाइजेशन पे एक रेफरेंडम के तौर पर देखेंगे, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के राज्य में। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे कार्यक्रम में अगर आप नोटिस करें प्रसून, जितनी कम विंडो मिल रही है कैंपेन के लिए, वो बहुत सरप्राइजिंग है। और इसलिए आप डिमोनेटाइजेशन का उल्टा भी देख सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट अगर खर्च नहीं करेगा तो इतनी बड़ी ज्योग्राफीज कवर ही नहीं कर पाएगा। खर्च कैसे करेगा? क्योंकि खर्च
सहयोगियों के जरिए करेगा। लिमिट्स तो तय है, हमने देखा कि चुनाव में एक खर्च की सीमाएं बहुत लिबरल हैं, वो वायलेट होती रहती, लेकिन जब कैंपेन विंडो छोटी होती है और बड़ी ज्योग्राफीज कवर करनी पड़ती है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं संजय जी कि कैंडिडेट ज्यादा पैसा खर्च करे। तो हम जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद होने वाले चुनाव में पार्टियों का खर्च कम होगा और वो नैतिक रूप से इस दबाव में रहेंगी कि वो कम खर्च करें ताकि लोग उनसे सवाल ना पूछ सके, उसका कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि कैंपेन विंडो बहुत कम है। पंजाब के लिए तो मुश्किल से 30 दिन की कैंपेन विंडो मिल रही है। तो इतनी कम कैंपेन विंडो में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इस चुनाव में बड़ा खर्च हो और फिर ये सवाल डिमोनेटाइजेशन का सवाल एक दूसरे तरह से लोगों के सामने आए? चाहे अनचाहे, क्या समूचे राज्यों के चुनाव के केंद्र में आपको लगता है उर्मिला जी की प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पॉलिसी ही आकर खड़ी हो जाएगी? देखिए, मुझे एक बहुत दिलचस्प इसमें सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि नोटबंदी जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इशू है सभी राज्यों के लिए, वहाँ के स्थानीय मुद्दों के अलावा। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि 1 फरवरी को भारतीय संघ का बजट आ रहा है। सही है। और मैं नहीं जानता कि ये कितना बड़ा ड्रीम बजट होगा, लेकिन निश्चित रूप से मन भावन बजट इस बार जरूर होगा, क्योंकि 4 फरवरी को यानी महज आज से 30 दिन बाद मतदान शुरू हो जाएगा कई राज्यों में। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ 11 फरवरी को शुरू होगा। अब मेरा ये कहना है कि या मुझे लगता है कि जो नोटबंदी से लोगों में निराशा है, नाराजगी है, क्यों नहीं यह केंद्र सरकार अपने मन भावन बजट से उसको न्यूट्रलाइज करने, उसको कम करने, मिनिमाइज करने की पूरी राजनीतिक कोशिश करेगी। तो ये बजट और नोटबंदी, ये दोनों को मैं जोड़कर देख रहा हूं इस पूरे चुनाव में। और बड़ा दिलचस्प है कि 4 फरवरी 30 दिन का महज टाइम, आप स्वयं कह रहे थे आमतौर पे अमूमन भारत में 45 दिन का समय दिया जाता रहा है, लेकिन 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और सब कुछ खत्म हो जाएगा 11 मार्च तक। तो इसको अगर देखा जाए तो नहीं, एक बात बताइए, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल, एक मिनट, ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्या दूसरे राजनीतिक दल इस पे बजट को लेकर इस पे आक्षेप नहीं करेंगे कि वो चुनाव अभी आज मैं देख रहा था अखबारों में और कल भी आ गई थी ये बात, जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, सबने राष्ट्रपति से कहा है कि बजट के शेड्यूल में जो ऑल ऑफ सडन चेंजेस किए गए हैं, जिसकी बात पहले से सरकार कर रही थी, NDA 2 सरकार, उसको स्थगित किया जाए और बजट वैसे ही आवे जैसे पहले आया करता था। यानी उनका यह कहना है कि 1 फरवरी, उन्होंने जोड़ा है इसको, बाकायदे प्रीएम्प्ट किया था कि चूंकि चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, 5 राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने में संभवतः उनकी आशंका है, विपक्षियों की, कि ये बजट उसमें इंस्ट्रूमेंटल होगा, लिहाजा उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या होगा, लेकिन विपक्ष ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, इसकी कोई वजह होनी चाहिए कि आप 28 के बदले 1 फरवरी को क्यों एक बिंदु में इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बजट का शेड्यूल डिमोनेटाइजेशन से पहले बन गया था, डिमोनेटाइजेशन उसके बाद आया, तो पिछले 6 महीनों में काफी कम बदले हैं सरकार के काम करने के तरीकों के, और चुनाव की संभावना तो पहले से ही थी। पर पहली बार ऐसा हो रहा है जब बजट का कैलेंडर चेंज किया है सरकार ने, उस कैलेंडर को प्रीपोन किया। बजट फरवरी के अंत में आता था और वो फरवरी के पहले सप्ताह में आ रहा। और सरकार को अंशुमन जी इस बात का पता था कि चुनाव होने वाले हैं। तो ये क्या इससे पहले भी जब भी कभी चुनावों के बीच में बजट आए हैं तो चुनाव आयोग को उसकी कॉल लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि दूरदृष्टि रही है क्या नहीं मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं। तो अगर सरकार ये पहले सोच चुकी थी कि चुनाव फरवरी में होने और बजट को प्रीपोन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तैयारियां मौजूद थी। अब इसमें विपक्षी दलों के इस दबाव पर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग क्या कॉल लेते हैं, और चुनाव की प्रक्रिया के बीचों बीच में जब देश में लोग वोट डाल रहे होंगे और उस समय एक बजट पेश किया जा रहा होगा बिल्कुल बीच में, ये थोड़ा सा एक अप्रत्याशित सा देखने वाली। पात्रा जी, क्या लगता है, बजट 1 तारीख को, 4 तारीख को वोटिंग और उसके बाद सिलसिला वोटिंग का, क्या ये एक दूरदृष्टि रही सरकार की? कह रहे थे ये तो पूर्व निर्णय हो चुका था कि बजट कब होगा, और इलेक्शन होने थे, उसके डेट तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होते हैं, ये सरकार के हाथ में नहीं होता है। और इलेक्शन कमिश्नर ने भी आज जब इस विषय में घोषणा की और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में बताया, तो उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार तो स्वाभाविक रूप से नहीं ले सकती है। बजट में अगर कुछ राज्य स्पेसिफिक निर्णय होता है तो उस पर विपक्षी दल आपत्ति कर सकते हैं, मगर अगर पूरे देश के लिए कोई निर्णय हो रहा है, अगर गरीबों के लिए कोई निर्णय हो रहा है, तो उस पर आपत्ति करने का तो कानूनन भी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। भदौरिया जी, आपको क्या लगता है?
देखिए, चुनाव घोषित हुए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत दिनों से लोगों को प्रतीक्षा थी। हमें विश्वास है कि 5वीं बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडा राज और दंगा राज से परेशान रहे हैं। मोदी जी ने भी नोटबंदी के जरिए पूरे देश को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी, 125 से ज्यादा लोग मर गए और एक परिवार में तो सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, रोज नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, थिएटर हो रहा है। तो लोग, उत्तर प्रदेश के लोग मुलायम सिंह और अखिलेश यादव दोनों का बहन मायावती जी को और मोदी जी के साथ विकल्प मानते हैं। उत्तर प्रदेश को राहत चाहिए और तभी उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन भी होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन होगा और विकास होगा। ठीक है, हम तो मतलब जरा पहले शुरुआत में समझना चाहते हैं कि पहला मौका ऐसा है, बजट आएगा और 3 दिन बाद, 1 दिन बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 2 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा। हम उस स्थिति में आ रहे थे, लेकिन आपने यूपी का जिक्र कर दिया। जूही सिंह भी हमारे साथ हैं। आप किस तरफ से हैं आज, अखिलेश या मुलायम? प्रसून जी, मैं वैसे तो अपनी पार्टी की हूं, लेकिन हम सभी ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री को अपना नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूं। तो उस चेहरे के पीछे मुलायम सिंह जी खड़े रहेंगे? आशा है, उम्मीद है और आखिरी मोमेंट तक कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि पार्टी उन्होंने ही बनाई है और हम सबको उन्होंने बनाया है। और एक गठबंधन की बात भी सोची जा रही है? खबरें ऐसी आई हैं कि अन्य पार्टियों से बातचीत हो रही है। आधिकारिक रूप से न ये मेरी जानकारी में है, ना कोई अन्य पार्टी आधिकारिक रूप से इसको मानने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने आज तिथियां अनाउंस कर दी हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है। अपने कैंडिडेट्स या गठबंधन अगर करना हो तो समय सीमा में ही सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड चल रहा था या चल रहा है, या सब कुछ अचानक हुआ? प्रसून जी, कोई भी पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कह सकती हूँ, स्क्रिप्टेड इस तरह का ड्रामा कभी भी नहीं करेगी। कार्यकर्ता को बहुत दुख होता है जो जमीन पर काम करता है, तो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। हम अशोक सिंघल के पास चल रहे हैं, जिनके साथ ओम माथुर साहब हैं। अशोक सिंघल, चुनावी बिगुल बच चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम माथुर जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, हम विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं और इसके साथ साथ प्रदेश की जो नाकामियां हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे उनके आपसी कलह की हो, ये सारे विषय लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। जो समाजवादी पार्टी में मार चल रही है, झगड़ा चल रहा है पिछले काफी समय से, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस समय कहाँ फूट चल रही है, मारदार चल रही है, उस पर विश्वास नहीं करती। हम तो चाहते हैं उनका परिवार एक रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कौशल्य के आधार पर, संगठन की मेहनत के आधार पर, कार्यकर्ता के बलबूते के आधार पर, प्लस प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 2.5 वर्षों में जो विकास कार्य किया, उस आधार पर मैदान में चुनाव में जाएगी। आपके पास चेहरा नहीं है, उधर अखिलेश का चेहरा है, उधर मायावती का चेहरा, आपके पास चेहरा नहीं है, इसका नुकसान होगा आपको चेहरा ना देने से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, मुझे बताइए कि उनके पास इसके अलावा कोई चेहरा है? चेहरे की तो लड़ाई हो रही है। अभी मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था अखिलेश जी का, राहुल कंवल ले रहे थे शायद, उन्होंने पूछा उनको कि राहुल गांधी ने आपको नेता स्वीकार कर लिया, तो अखिलेश जी का जवाब था कि पहले मेरी पार्टी तो मुझे स्वीकार करे। तो उनके यहाँ और कुछ है ही नहीं जगह। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हमारा पार्टी का सिस्टम है और ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह की व्यूहरचना करता है। अभी हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है। नोटबंदी कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस चुनाव में? नोटबंदी का विषय को लेकर के आम जनता, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम नागरिक मतदाता के मन में एक विश्वास जमा है कि मोदी जी का ये निर्णय हमारे भले के लिए निर्णय, हमारे फायदे के लिए निर्णय। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे कालाबाजारी खत्म होगी और देश में जो प्रधानमंत्री जी कह गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, कि मैं दिल्ली से रुपया भेज 20 पैसे ही पहुंचता है, उसको विश्वास जमा का रुपया का रुपया मेरी झोपड़ी तक, यह विश्वास आम जनता के मन में जमा है। मोदी सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे? अरे मोदी तो अब हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो काम कर रहे हैं, वो स्वयं को लिए नहीं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सवाल है, क्योंकि चेहरा अगर रहे किसी नेता का सामने पार्टी के जरिए,
उसका असर वोटरों के मन पे ज्यादा पड़ता है, या जिसका जिक्र ओम माथुर कर रहे थे कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, चेहरे का महत्व है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें वो चेहरा वैसा होना चाहिए जो विश्वसनीय हो। जैसे हम कह सकते हैं मोदी जी का चेहरा बीजेपी के लिए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में काम किया, उस तरह अरविंद केजरीवाल का चेहरा जैसे आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। अगर इतना बड़ा चेहरा तो पार्टी के लिए वोट पुल करता है, लेकिन आमतौर पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2-3 हिंदुस्तान का मतदाता पार्टी के और पार्टी के चिन्ह को वोट देते हैं, न कि चेहरे को नहीं देते हैं। कुमार अभिषेक, कोई सहमति बन रही है समाजवादी पार्टी में? देखिए प्रसून जी, सहमति की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से भीतर से, पार्टी के भीतर से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रहे हैं, ऐसी कोई सहमति तुरंत बनती नहीं दिख रही। आजम खान गए थे मिलने, लगातार ओम प्रकाश सिंह, ऐसे तमाम नेता अभी भी मुलायम सिंह के घर मौजूद हैं। आजम खान वहां से मिलकर निकल चुके हैं। इधर हम 5 केडी पर खड़े हैं, जहां पर अखिलेश यादव और उनके जो समर्थक लोग हैं, जो क्लोज उनका ग्रुप है, वो इस वक्त बैठा हुआ है। हालांकि वो उन लोगों ने लगातार 2 दिनों से जो मैनिफेस्टो है उस पर उन लोगों ने कहना है कि उस पर भी जिक्र चल रही थी, लेकिन अभी तक प्रसून जी कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। जो अखिलेश यादव का करीबी ग्रुप है वो कह रहा है कि जितनी चीजें हैं फिलहाल ये तमाम चीजें शिष्टाचार के नाते आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जब तक जो अखिलेश यादव का जो स्टैंड है उससे वो बैकफुट पर आना नहीं चाहते। यानी कि कोई भी अगर समझौता होगा तो अखिलेश यादव को बैकफुट पर ला करके कोई समझौता नहीं होगा, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को ही मानना पड़ेगा। और पिछले 2 दिनों से जो हम लोगों ने देखा है, चाहे वो आजम खान आते जाते रहे हों घर में, चाहे वो अखिलेश यादव से मिले हों, या फिर शिवपाल यादव की कल रात को हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज देखी, तकरीबन 11:30 बजे निकले हैं मुलायम सिंह के घर से मिलकर के, तो एक उम्मीद जरूर दिखी थी। लेकिन जो पार्टी के भीतर से अभी भी खबरें मिल रही हैं कि बहुत पॉजिटिव अभी तक की स्थिति नहीं है, आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कुछ हो तो अलग बात होगी। मनोज्ञा, आप कोलकाता में है और ये सवाल हो सकता है कि बंगाल में तो चुनाव नहीं है, लेकिन सवाल आपसे यह है कि ममता बनर्जी दिल्ली आने की तैयारी कर रही है और कल उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब दिल्ली की सड़कों पर भी आंदोलन छेड़ देंगी। तो क्या अब चुनाव का ऐलान एक तरफ, ममता बनर्जी की अब अपनी रणनीति क्या होगी? मनोज्ञा, पहली रणनीति तो ये है कि 2019 का आगाज अभी से हो गया है। भले ही चुनाव 2017 के हो रहे हो राज्यों में, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तैयार करेगा अब एक बड़े मैदान के लिए और एक बड़ी लड़ाई के लिए। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक देखा है कि रीजनल पार्टीज जिस तरह से आवाज नहीं उठा पाती हैं, तो उनको एक ऐसा लीडर मिल गया है जो बाकी सबको साथ लेकर चल सकता है। नेशनल पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के नेता भले ही ना दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज बंगाल से दिल्ली जाती है। हालांकि अगर कल देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी ऑफिसेस पे अटैक हुआ था, और इसका उदाहरण ये भी है कि अब तृणमूल कांग्रेस मणिपुर की 60 सीटों के साथ साथ बाकी कई राज्यों में भी चुनाव कैंडिडेट देगी। तो आप उम्मीदवार से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के साथ साथ अब जो एम्बिशंस है वो भी एम्बिशन भी अब नेशनल लेवल पर आ गए हैं। तो मणिपुर का इलेक्शन तो एक तरफ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी इलेक्शन, क्योंकि सारे नेता गए थे, अभी मुकुल रॉय के साथ साथ बाकी सारे नेता काफी राउंड्स लगाकर आ चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है इन चुनाव में ममता की बड़ी सक्रिय भूमिका होने वाली है? प्रसून जी, थोथा चना बाजे घना, कभी कभी ये भी सच हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इस पूरे प्रकरण में कि ममता बनर्जी का हल्ला कितना काम आता है। मणिपुर में पार्टी का बेस, एमएलए वगैरह रहे हैं, उसका उनको फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर सिर्फ पार्टी। चलिए, हम चल रहे हैं इस बात रीमा के पास। रीमा, आपके साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, जरा उनसे पूछिए। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, 7 चरणों में चुनाव होंगे, बीजेपी की तैयारी कितनी? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित करने का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश पिछले 14 वर्षों से बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है, बहुत पीछे छूट गया था, उसे आगे निकलने का मौका मिला है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि 14 वर्षों से उन्होंने सपा बसपा को देखा है, अब भाजपा को अवसर दें। और जो संगठनात्मक दृष्टि से हम लोगों की तैयारी है, हम यह कह सकते हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और एक ऐसी सरकार देंगे जो जन आकांक्षाओं पर खरी उतरे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा था, प्रदेश में भाजपा आएगी
तो गरीब का हक गरीब तक सीधे पहुंचेगा और विकास के पथ पर मेरा प्रदेश आगे जाएगा। केशव जी, बहुत अरसे के बाद इस वक्त बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज्यादा सांसद आपके पास हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से आते हैं। इतनी अच्छी स्थिति में भी क्या आपको नहीं लगता कि सामने जो विपक्ष है, चाहे वो मायावती हो या फिर कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, वो बड़ी चुनौती है? सपा बसपा से उत्तर प्रदेश 2014 में मुक्त होने का अपना संदेश दे चुका है। जो बकाया था वो 2017 में पूरा करेगा और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 2017 में हम 2014 दोहराएंगे और सपा बसपा जो शासन के नहीं, सुशासन के नहीं, कुशासन के प्रतीक थे, उससे बाहर लाएंगे और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे, जिसकी मेरे प्रदेश को सबसे अधिक आवश्यकता। मायावती ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मुसलमानों से वोट देने की अपील की, बल्कि उनका कहना था कि अगड़े भी उन्हें वोट दें और यादव भी उन्हें वोट दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हालत बेहाल है। इस तरह की अपील के बाद आपकी क्या अपील? मेरी बस इतनी ही अपील है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का नारा सदा से ये रहा है और हम सबके कल्याण के लिए काम करते हैं और काम करके दिखाए हैं। देश में हमारी सरकार है, देश के 14 राज्यों में हमारे सरकार में भी हैं, कहीं हम स्वयं हमारे मुख्यमंत्री हैं और जहां पर भी हमारी सरकार है, हमने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है विकास का, और उत्तर प्रदेश में भी हम यही करेंगे। क्या नोटबंदी भी एक अहम विषय होगा आपके प्रचार में? निश्चित तौर से होगा। जो भ्रष्टाचार और काले धन के समर्थक हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार करने वालों का काला धन बाहर आएगा। उन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से बेईमानों से जो धन एकत्र होगा उसे गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। अंतिम सवाल है केशव जी कि अब 11 तारीख को जबकि काउंटिंग होनी है, 13 तारीख को होली है, क्या बीजेपी होली मनाएगी? और अगर मनाएगी तो क्या कोई चेहरा भी सामने लाएगी? निश्चित तौर से 11 को भारतीय जनता पार्टी दिवाली मनाएगी और 13 तारीख को होली भी मनाएगी और कमल भी खिलाएगी। कलह से कमल की ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी है। लेकिन चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है और मैं यह भी आज चुनाव तिथि घोषित हुई है, आयोग से यह भी अपील करूंगा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बन करके जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो लगभग चर्चित हैं, चिन्हित हैं, उनको तत्काल हटाया जाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी बूथों पर केंद्रीय बल की तैनाती। छुट्टियों से लौट आए कि नहीं? हेलो जी संजय झा जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं 1:30 बजे मुझे निकलना है, जरा आपको मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं, हम अब सवाल आप ही से कर रहे हैं। कांग्रेस कहां खड़ी है और राहुल गांधी छुट्टियों से लौटे कि नहीं? हाँ जी, संजय जी आवाज आ रही है हमारी आप तक? आवाज नहीं जा रही है। जूही जी, हम आपसे एक सवाल पूछे। हमारे संवाददाता अखिलेश के घर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मुश्किल है, उलझन है, परेशानी अभी भी। अब तो बहुत कम वक्त बचा है और फॉर्म भरते समय तो बताना पड़ता है किस पार्टी में कौन सा चुनाव चिन्ह, क्या बताएंगे तमाम कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे? जनवरी को हमने अपने नेतृत्व का इशू सेटल किया कि हम 2017 माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं और सारी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। जो मैसेज हम बहुत महीनों से दे रहे थे, तो इस तरह की मुश्किलों का सामना करना और पड़ेंगी, इस तरह की मुश्किलें हमें पता था। चुनौती है और बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल भी है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। ईमानदारी से हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे, माननीय नेताजी के आशीर्वाद से उम्मीद है कि जारी करेंगे और कैंडिडेट्स अपना काम संभालेंगे। समय वास्तव में बिल्कुल नहीं है, तो 1-2 दिन के अंदर सारे ही निर्णय बहुत ईमानदारी से सामने आ जाएंगे। सुलह होती है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बता रही हैं जूही जी समाजवादी पार्टी को लेकर, और जिसका मौर्य जिक्र कर रहे थे कि हमारे सामने इश्यूज नोटबंदी भी है, बाकी मुद्दे भी है, सांप्रदायिकता का जिक्र भी होगा, जातीयता के आधार पर भी चीजें बटेंगी। क्या इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जो सत्ता में है वह नोटिफिकेशन के वक्त तक स्थिति में नहीं है कि साहब चुनाव चिन्ह क्या होगा? बिल्कुल, मुझे भी मेरी याददाश्त में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां सत्ता पक्षी, सत्ताधारी दल इस वहापोह में हो कि किसका चुनाव चिन्ह, किसकी पार्टी, कैसे क्या होगा, कौन सी लिस्ट फाइनल है।
तो अर्थात समय बहुत कम मिला है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से शेड्यूल घोषित किया है उससे समाजवादी पार्टी की अफरा तफरी जो है वो बेइंतहा मिसमैनेजमेंट की तरफ बढ़ेगी अगर आज कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बारे में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स लखनऊ के कह रहे हैं कि होना होगा तो आज, नहीं तो कभी नहीं। और रामगोपाल यादव का जो मैं बयान सुन रहा था उससे संकेत ये मिल रहा है कि अखिलेश का खेमा भी किसी कीमत पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। और दो बातें हैं, हम इसको जरा सा आगे बढ़ाएंगे। शीला दीक्षित जी हैं कुमार विक्रांत के साथ। कुमार, जरा बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित हमारे साथ हैं। शीला जी, 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और अभी तक आप लोगों का यही तय नहीं है कि आप तालमेल करेंगे, अकेले जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा है कि अब डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो इससे एक पता चल गया कि अब इस तारीख से पहले हमें सब कुछ करना है। तो जहाँ तक गठबंधन वगैरह की बात जिसका आप पूछ रहे हैं उस पर चर्चा चल रही है। अब देखिए, वो वक्त पर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। शीला जी, होगा या नहीं होगा ये भी नहीं मैं कह सकती, लेकिन चर्चा चल रही है। तो फिर उस सूरत में तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, उनको पीछे आना पड़े। क्या आप उसके लिए तैयार है, पार्टी अगर कहती है तो? बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, जो पार्टी के हित के लिए हो, जो उत्तर प्रदेश के हित के लिए हो रहा, वो हमारा हित उसमें प्रायोरिटी नहीं लेता है, वो बाद में आता है। तो जो फैसला होगा, जो होगा, वो सर आंखों पर। शीला जी, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि वैसे तो हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए तो हम 300 से ज्यादा सीटें पाएंगे। तो आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? अगर आप लोग साथ जाने, ये उनकी कॉन्फिडेंस है और हो सकता है ये बात हो भी दे, लेकिन ये कि उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है और अंदाज़ा है ये। लेकिन अब ज़रा सा और होने दीजिए समय, क्योंकि अभी उनका सिंबल का भी ब्रेकअप तो उनका हो गया, कौन सिंबल होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ कदम ऐसे लेने पड़ेंगे जो तैयारी से पहले होने चाहिए, इलेक्शन से पहले। तो उसकी इंतज़ार करिए। अब ये तो सब बातें हैं, विचार हैं, तो जब तक विचार एक डिसीजन में नहीं तब्दील होता तब तक टिप्पणी करना मैं समझती हूँ उचित नहीं है। ये अखिलेश बार बार जब कहते हैं गठबंधन होना चाहिए, खुलकर कह रहे हैं, तो क्या आपकी व्यक्तिगत राय है? आपको लगता है गठबंधन होगा तो बेहतर होगा, बीजेपी से आप लोग ठीक तरीके से टकरा पाएंगे? देखिए, दो जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, वो इकट्ठी हो जाएंगी तो नेचुरली अच्छा, उसका असर तो अच्छा होगा ही। और उस पार्टी में तो स्प्लिट हो चुका है, तो वो किस तरफ जाएगी, क्या होगी, तो अभी ये सब अंदाजे हैं। जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक इसमें कहना, लेकिन इतना ज़रूर है कि गठबंधन से फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एक आखिरी सवाल शीला जी, गठबंधन से आपने कहा फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर झगड़ा हो जा रहा है, कोई संदेश, सलाह देना चाहेंगे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को? देखिए, वो उनका आपसी पारिवारिक मामला है, तो उस पर क्या टिप्पणी हम करेंगे, वो तो परिवार का मामला है, वो जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थी शीला दीक्षित। दिल्ली से कैमरामैन प्रशांत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। संबित जी, जो स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, सोचिए आज ऐलान हो गया, अभी तय नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस, शीला दीक्षित बता रही है कोई फैसला नहीं लिया गया है, वह भी तय नहीं है। आप लोगों ने बहुत कुछ तय किया है। उस तय करने की प्रक्रिया में चेहरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर कार्यकर्ता चेहरा है, या उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां ही उसी आधार पर चुनाव हो जाए तो बेस्ट रहेगा? देखिए प्रसून जी, मैं बड़े ध्यान से अभी सभी बड़े नेताओं की बातों को सुन रहा था, सभी पार्टी के विचारों को सुन रहा था। जो बातें यहाँ एक समरी के रूप में उभर के आई है कि ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है वो कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी का है। बाकी तमाम पार्टियों में अब कंफ्यूजन देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूं, यहाँ हमारी बहन जूही जी बैठी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, वहां भी कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं पता नहीं, नोटिफिकेशन का डेट तो आ गया, अब हम कौन सा लिस्ट देंगे, हमारा चिन्ह क्या होगा, अभी हमको वो भी नहीं पता। और आप देखिए, कांग्रेस की तो खुद जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हैं वो कह रही है गठबंधन हो जाएगा तो हो सकता है ये चुनाव की बैतरणी, हम दोनों पार्टी, अखिलेश जी भी और हम कांग्रेस, हम दोनों ये बैतरणी शायद पार कर जाए अगर गठबंधन हो जाएगा। और वहां बसपा के कंफ्यूजन को तो सामने खुद बहन जी कल लेकर आए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद उन्होंने यादव और मुसलमानों को एक डायरेक्ट इंडिकेशन और हिंट देने की कोशिश की है। तो ये सारे कंफ्यूजन है। क्लैरिटी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा
स्पष्ट है कि हम विकास चाहते हैं, हम कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश का बदलना चाहते हैं। जहां तक चेहरे का सवाल है, देखिए मैं तो प्रवक्ता हूं, मैं नहीं जानता हूं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय होता है। अगर चेहरा देना है, चेहरा नहीं देना है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर निर्णय लेगी। मगर याद रखिए, जितने भी हमारे राज्य हैं, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप झारखंड देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, इन सभी राज्यों में हमसे यही सवाल पूछे जाते थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, बिना चेहरे के आप कैसे जीतेंगे। हम जीते भी, और जो मुख्यमंत्री वहां आए उन सबके लिए आपके दिल में, आपके जुबान पे भूरी भूरी प्रशंसा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने नॉन करप्ट तरीके से डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम किया है, वो हम तमाम जनता के लोग देख रहे हैं। चेहरा से बड़ा विचार है, और हमारा विचार विकास का है, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप 10 सेकंड मुझे देंगे तो 10 सेकंड में एक बात करके समाप्त करूंगा, बड़ी देर से सुन रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 3, यूं कहिए 4 पी के बदले है। पहला पी जो है वो है पैसा उसूली, काले धन का हेरा फेरी, वो कौन कर रहा है, बीएसपी, आप जानते हैं। दूसरा पी परिवारवाद का है, उत्तर प्रदेश की जनता के महत्वाकांक्षा का नहीं, परिवार का महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है, ये दूसरा पी है, इसको भी जनता रिजेक्ट करेगी। तीसरा पी परिवर्तन का है, कि परिवर्तन लाना है, यही भारतीय जनता पार्टी देगी और यही उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी। और चौथा पी वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, छुट्टी पे है, मतलब उसको ऐसे मत लीजिए, पी मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा। वहां आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी प्लेयर नहीं है, ये खुद शीला दीक्षित जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल में मान लिया है। तो वो क्यों डिबेट कर रहे हैं जब वो प्लेयर ही नहीं मानते हैं अपने आप को। संजय झा जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? हाँ जी प्रसन्न जी, मैं आपको सुन रहा हूं जी। अब सवाल है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है, क्या कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश को लेकर, और क्या राहुल गांधी जिस वक्त नजर आने चाहिए उस वक्त अगर वो छुट्टी मनाने चले गए तो कैसे राजनीति साधी जाएगी? प्रसून जी, देखिए यहाँ पर सब लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर राज्य का चुनाव अहम होगा। यकीनन हर राज्य के चुनाव के नतीजे एक संदेश लेके आ रहे हैं भारत के लोगों के लिए। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो इनकी पार्टी की जो एक नज़रिया है, हमेशा घमंड और ये अहंकार में डूबे रहते हैं, अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं अपनी सफलता की। लेकिन मैं समझता हूं कि वैसे हर राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो जरूर होंगे, परंतु जिस तरीके से नोटबंदी के बाद एक तरीके से भारत का अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, एक आर्थिक आपातकाल की स्थिति है, इसका आप बहुत ही बड़ा, एक गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण इसके असर होंगे इस चुनाव पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं कि वो पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो गोवा के बारे में बात नहीं कर, उत्तराखंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रदेश में वो एक तरीके से उनके पास 73 एमपी है, तो एक गुरूर है कि वहां किसी न किसी तरीके से वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन शुरू में जो ओपिनियन पोल आया है वो भी यही दिखा रहे हैं कि उनको 120-130 सीट से ज्यादा शायद नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आगे वाले हफ्तों में वो उससे भी कम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं इतना जरूर भविष्यवाणी करूंगा कि बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने जो तबाही मचाई है उनका भारत की जनता उनको हर राज्य पर उनको जवाब देगी, और इन सब राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का एकदम बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं। तो इसका मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं संजय झा जी कि नोटबंदी का इशू एक रेफरेंडम के तौर पर इन 5 राज्यों के चुनाव में इशू बन जाएगा, आप ये भी सोच रहे हैं क्या? हम तो समझते हैं कि देखिए, भारत के लोग सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि मोदी जी के पार्टी ने एक तरीके से नोटबंदी, एक जो आर्थिक एक निर्णय था, उस पर इन्होंने राजनीतिक एक सियासती लाभ उठाने की कोशिश की, जो अब एक तरीके से मोदी जी पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाए कि क्या ये जो शासन के बारे में बात कर रहे थे, ये तो इन्होंने देश का मजाक उड़ाया है। अब उस पर अभी नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो रही, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, विस्तार पर इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक बनावटी और एक पाखंडी राजनीति जो होती है, उसका पूरा खुलासा हो चुका है।
नहीं, ये आप और जो जिक्र इनको कर रहे हैं एक अशोक बहुत ही सिंघल, क्या कड़वा जवाब बीजेपी मिलेगा। ये मानकर ये आप चूंकि कड़वा हेडक्वार्टर चाय में जो मौजूद है इन्होंने अशोक सिंघल, खुद लोगों जरा को पूछिए नोटबंदी ही 5 राज्यों को एक चुनाव के रूप में पिरो देगी या कोई दूसरे या अलग अलग इशू हर राज्यों में रहेंगे? पूरी तरह से तैयार है उत्तर प्रदेश और बाकी चुनावों के लिए अंदर बताइए। बिल्कुल प्रश्न, ये हमने ओम माथुर जो यूपी प्रभारी है उनसे भी जानने की कोशिश की और श्रीकांत जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे साथ उनसे भी पूछे हैं। श्रीकांत जी, जो नोटबंदी का मुद्दा था, बीजेपी ने बहुत प्रसारित किया, ये दावे किए गए कि बहुत फायदा होगा, जो लोकल बॉडीज के चुनाव भी हुए, बाई इलेक्शन भी, उसमें भी अमित शाह जी ने भी कहा कि बहुत फायदा हुआ है उसका, नोटबंदी को मोहर लग गई है। तो आपको लगता है जो 5 राज्यों के चुनाव में है नोटबंदी बड़ा फैक्टर रहने वाला है इसमें, इसका फायदा होगा आपको? देखिए अशोक जी, भ्रष्टाचार इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 14 के चुनाव में आपने देखा होगा, जब हम टीवी खोलते थे, आपका ही टीवी खोलते थे, तो एक नया स्कैम आता था, अखबार में भी एक नया स्कैम आता था। तो लोगों की अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट देश से किया जाए, तो निश्चित रूप से अहम मुद्दा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, अपराध का जो गठजोड़ है 14 साल का, सपा बसपा और कांग्रेस का, वो मूल मुद्दा है। और उसमें भ्रष्टाचार, जो नोट बदली की आप बात कर रहे हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा अगर कहीं अड़चन रहा है, कोई बाधा है, तो भ्रष्टाचार है। और सपा बसपा और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। तो आप नोट बदली का जो फैसला है, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए फैसला लिया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। लेकिन श्रीकांत जी, चेहरा तो आपके पास है नहीं, उधर अखिलेश का चेहरा है, उधर मायावती का है, नुकसान होगा इसका कि आपके पास चेहरा नहीं है, कोई फेस लेके नहीं आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का? अशोक जी, हर चुनाव में आप लोग यही सवाल पूछते हैं। हमारा चेहरा है ना, सुशासन विकास हमारा चेहरा है। उत्तर प्रदेश को इसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, बसपा को लोगों ने देखा, सपा को लोगों ने देखा और केंद्र में कांग्रेस को लोगों ने देखा, तो ये सुशासन विकास देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो हमारा चेहरा सुशासन विकास है। जनता हम पर भरोसा करती है, जनता ने हम पर भरोसा किया है, विकास हमने किया है, विकास हम कर रहे हैं और विकास हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जीते तो चेहरा किसके नाम बनेगा और हारे तो किसके सर मढ़ा जाएगा? देखिए, हारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन का मन उत्तर प्रदेश के लोग बना चुके हैं। आपने देखा जिस तरह से लखनऊ के अंदर रैली हुई, अपार जनसमूह वहां मुड़ा। तो अब 14 साल के बाद लोगों को लग रहा है कि सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, एक सवाल हमारा भी पूछ लीजिए, तानाशाही नहीं चाहिए, और ये जो विश्वासघात जो हो रहा है जनता के साथ 4.5 साल तक अखिलेश सवाल इनसे पूछिए कि पंजाब में ड्रग का मसला है, अकालियों पर जो दाग है उस पे उन कहां खड़े हैं? उत्तराखंड में कांग्रेसी छोड़कर बीजेपी के साथ नेता आ गए, वहां उलझन है। गोवा में संघ परिवार का एक व्यक्ति निकल गया इनके साथ छोड़कर रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता पर। तो बाकी राज्यों को लेकर इनका क्या दृष्टि है? खाली यूपी का लड़ रहे हैं? प्रसून सवाल पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि आप यूपी पे फोकस किए हुए हैं, यूपी की बात करते हैं, गोवा में संघ का एक सीनियर व्यक्ति छोड़ के चला गया, पंजाब में अकाली ड्रग का पूरा मामला चल रहा है, आरोप लग रहे हैं, ड्रग का एक बड़ा मुद्दा है। तो तमाम इश्यू जो उत्तराखंड में है, कांग्रेस टूट के जिनके ऊपर एलिगेशन आप ही लोग लगाते थे, वो बीजेपी में शामिल करवा दिए, तो उनको कैसे आप चीजों को देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, बीजेपी ने जो जिन पर आरोप लग रहे थे, आरोप तय कहां से होता है? जब केंद्र के ही लोग तय करें कि उनके मुख्यमंत्री वहां वसूली करें, तो उसमें किसी की क्या गलती है? ऐसे ही हिमाचल के अंदर है, केंद्र के इशारे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वसूली कर रहे हैं। अब जो हरीश रावत साहब हैं, वो भी केंद्र के, उनके कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके इशारे पर वहां सब कर रहे हैं। तो फर्क पड़ता है कि नेतृत्व कहाँ है, नेतृत्व क्या कर रहा है। गोवा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी माननीय प्रसून जी, पंजाब के अंदर हमारा गठबंधन वापस आएगा माननीय प्रसून जी, और मणिपुर के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से साफ होगी, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से साफ होगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। लेकिन पंजाब में तो स्थिति ठीक नहीं है ना श्रीकांत जी, वो साफ ही आप लोगों के नेता भी दबी जुबान में ये मानते हैं कि पंजाब में स्थिति ठीक नहीं है, इंप्रूव हो रही है, लेकिन वहां जीतने की स्थिति में तो नहीं है। दबी जुबान से नहीं कह रहे हैं, मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं कि पंजाब के अंदर भी हमारे गठबंधन की वापसी होगी, क्योंकि सामने चलिए अशोक, बड़ा कम वक्त दिया है चुनाव आयोग ने भी, सब कुछ बहुत दिन नहीं बोलेगा, 11 तक सब कुछ सामने हो जाएगा। छोटे से 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो गया है, 11 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे, यानी उस दिन काउंटिंग भी हो जाएगी पूरी और उसके बाद परिणाम भी आ जाएंगे। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, पंजाब और गोवा 2 जगह आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छा, सौरभ लगता है हमारे साथ अभी नहीं है, निकल चुके हैं। अभिषेक, आपसे फिर बार बार हमको पूछना पड़ रहा है, क्या वहां पर कुछ डेवलपमेंट है या सब कुछ वैसा ही है? हालांकि जूही जी यहां बैठी हैं, लेकिन वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं?
प्रसून जी, अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई ब्रेक थ्रू जिसे हम कह सकते हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कोशिशें जरूर जारी हैं। जो मुलायम सिंह यादव के करीबी वैसे नेता जो जिन्हें अखिलेश यादव का विरोधी माना जाता रहा है, चाहे वो ओम प्रकाश सिंह हो, चाहे नारद राय हो, चाहे बलराम सिंह हो, ये तमाम लोग अभी भी वहां बैठे हुए हैं। आजम खान वहां से निकले हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अगर कोई बात बने तो मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त 5 केडी में बैठे हैं वो जाएंगे और दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन जो हमें अखिलेश यादव के कैंप से खबर मिल रही है उसके हिसाब से तो अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिखाई दे रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि कोई पॉजिटिव बात है, नेताजी भी तैयार हैं, लेकिन आखिर किस बात पर बात बने ये अभी तक साफ नहीं है। अंशुमन जी, क्या एक स्थिति बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में खुद ब खुद अनुकूल बनती चली जा रही है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तैयारियों में काफ़ी समय से लगी हुई है और समाजवादी पार्टी को तो भी अपना बिखरा हुआ कुनबा ही समेटना है। बहुजन समाज पार्टी ने इतनी ही पैरेलल तैयारी की। जो दूसरी पार्टी जो ज़मीन पर तैयारी करती दिखाई दे रही है वो बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन जिस तरीके का प्रोजेक्शन था उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके की चर्चाएं थी उस हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस एक बेहतर स्थिति में और मजबूत स्थिति में और सर्ज की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। अब आज की परिस्थिति में अगले 24 घंटे में अगर समाजवादी पार्टी का यह पूरा झगड़ा निपट कर सामने नहीं आता है तो स्वाभाविक रूप से वोटर जो अपना मन बनाने की तैयारी कर रहा है इस डेट के बाद अलग अलग जगह, क्योंकि उसको चुनाव देना, वो ये जरूर सोचेगा कि उसको किस तरह फैसला करना। एक क्राइसिस पंजाब और गोवा में बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन यूपी में जो स्थिति बता रहे हैं या स्थिति जो बन रही है, क्या ये बीजेपी के लिए बाकी सारी गलतियों पर चादर डाल देगी अगर यूपी की जीत बीजेपी के साथ जुड़ती है? बिल्कुल, जो घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर, इससे दो तरह के फायदे बीजेपी को होंगे। पहला, जितना विभाजन होगा वोटों का बीजेपी के खिलाफ, अगर समाजवादी पार्टी 2 भागों में बट गई तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ेंगे उसका विभाजन और होगा। इसका सारा फायदा बीजेपी को होगा। दूसरा फायदा यह है, समाजवादी पार्टी को जितने वोट आ सकते थे इन सब ड्रामा के बाद लोगों की जो आस्था, लोगों का जो भरोसा इस पार्टी पर है वो और नीचे जाएगा और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका वोट भी बिखरेगा। कुछ बीजेपी के खाते में जाएगा, कुछ शायद बसपा के खाते में। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में अकालियों के साथ जो नजर आ रहा है सत्ता पर, और गोवा में जो नजर आया, मान लीजिए शिवसेना चली गई, जो संघ से छोड़कर निकले, उनसे मुलाकात करके गठबंधन बनाने की कोशिश होने लगी। उत्तराखंड की जो स्थिति है, क्या बीजेपी चाहती है कि यूपी ही ग्राउंड जीरो बन जाए 5 राज्यों के चुनाव में? बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाती है और हाइपोथेटिकली हम ये मान ले बाकी सारे राज्यों का चुनाव हार भी जाती है, बीजेपी इसी चुनाव की जीत का नगाड़ा जो है बहुत जोर जोर से बजाएगी और ये कहेगी ये हमारी जीत है, ये डिमोनेटाइजेशन की जीत है। तो ये बीजेपी बिल्कुल ये चाहती है कि सारा का सारा फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पे रहे और बाकी जो चुनाव है उसको बिल्कुल हाशिए पे ले जाए। ये बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, सारे चुनाव अगर हार जाती है बीजेपी और सिर्फ उत्तर प्रदेश जीत जाती है तो भी वो नोटबंदी को भारत का सबसे लोकप्रिय आर्थिक रिफॉर्म तो मानेगी ही, और साथ में 2019 के चुनाव के लिए वो ये कहेगी कि ये यहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं 2019 का अपना इलेक्शन कैंपेन। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत अगर होती है तो नोटबंदी पर मुहर और 2019 के चुनाव के लिए एजेंडा सेट होना, अभियान का ऑर्गेनाइज होना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इजाजत दें, देखिए 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस चुनाव में। आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी का विभाजन हो भी जाता है, कल्पना कीजिए, और ये सब कुछ 24 घंटे 36 घंटे में क्लियर हो जाता है कि कोई अब कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है, और एक कल्पना कीजिए, काल्पनिक एक स्थिति कि कांग्रेस का, लोकदल का अखिलेश की समाजवादी पार्टी से अलायंस हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत मजबूत अलायंस के रूप में इमर्ज करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज तब कहीं भी और नहीं जाएंगी इस अलायंस के अलावा, और तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव होगा, कांटे की चुनौती होगी। देखिए बीजेपी ने सबसे तो कहती है और उर्मिलेश जी की स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है समाजवादी पार्टी। देखिए एक्स्ट्रा बहुत दिलचस्प सवाल है, और इस सवाल को चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, इसलिए बगैर प्रमाणों के हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो इनसाइडर हैं वो भी ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो भी हो रहा है उसके 2 पहलू हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल,
और एक्सटर्नल में कौन लोग इन्वॉल्व हैं आप जानते हैं प्रसून, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम कह नहीं सकते। संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम संबित जी के पास चलते हैं। संबित जी, बने तैयारी तो वाकई उत्तर प्रदेश में जबरदस्त, मोटरसाइकिल भी खरीद ली गई, वैन भी ले लिए गए नए नए, वो भी हम लोगों ने देख। जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? चूंकि जल्दी है, बाकी चैनलों में भी जाना है, इसलिए मैं शायद बोलना चाहता था। नंबर 1, आप देखिए मोटरसाइकिल, वैन, तैयारी ये सेकेंडरी है। प्राइमरी बात आप खुद देखिए, मैं अभी पूरे डिबेट को सुन रहा था, जो हमारे 3 वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पत्रकार, वो बहुत, आप समाजवादी पार्टी के विषय में पूछिए, मुलायम जी और अखिलेश जी में लड़ाई क्यों हो गई वो पूछिए, मायावती जी परेशान क्यों हैं वो पूछिए, तो सब में डिस्कोर्स के हर एंगल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब याद रखिए, चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी डिस्कोर्स का ही शुरुआत करती है, आगाज करती है और डिस्कोर्स को अंत करती है, तो वो सेंट्रल है उस इलेक्शन का। इसलिए आज हर कोई ये तो मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सेंट्रल फोर्स है, जो केंद्रीय ताकत है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी धुरी के इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि देखिए, एक पिता और पुत्र में लड़ाई हो गई है, किन्हीं इमोशनल कारणों से हुई है। चाचा और भतीजे में लड़ाई हो गई है, किन्हीं इमोशनल कारण से हुई है, व्यक्तिगत कारण से हुई है, महत्वाकांक्षाओं के कारण से हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? क्या हम अगर हम इतने सक्षम हैं कि पिता पुत्र को लड़ा दे, जो कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, दोनों पिता पुत्र राजनीतिक लोग हैं, चाचा भतीजे को लड़ा दे, तो फिर ये चुनाव तो मात्र एक खेल है, हम तो जीते बैठे हैं। अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं कि सबसे बड़ा परिवार जो उत्तर प्रदेश का है उसको छिन्न भिन्न कर सकते हैं, तो फिर बाकी क्या बचा है? फिर तो आप यहाँ ऐलान कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। मुझे तो लगता है फिर कुछ बचता ही नहीं है। चलिए, राजनीति और इमोशनल एस्पेक्ट आप मिलाए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो हर जहन में है, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों की है, इतनी क्लैरिटी आप लोगों में है, तो यूपी के बाहर अगर एक आपसे सवाल पूछे, पंजाब में क्या होने वाला है, गोवा में क्या हो रहा है, उत्तराखंड की क्या स्थिति है, वहां पर भी यही ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों की? संबित जी, आपने ये प्रश्न पूछा, देखिए, क्योंकि शुरू में आपने कहा था चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश पे चर्चा करते हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश पे चर्चा की। आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब देता हूं। उत्तराखंड में देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूं, 3 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप पूछिए, और पुण्य जी आप भी अपने दिल से पूछिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज हर जगह चर्चा का विषय है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की रैली जो देहरादून में हुई थी, वहाँ जो उमंग, वहाँ जो हर्ष लोगों में देखा गया था, और याद रखिए वो रैली डिमोनेटाइजेशन के बीच में ही हुआ था, तो लोगों ने आज इस पूरे डिमोनेटाइजेशन के प्रक्रिया को, ये गरीबों की हक की लड़ाई है, और मोदी जी गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हमने बड़े बड़े करप्शन के केसेस देखे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री का ही स्टिंग आ गया था। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, ये आप भी मानते हैं कि लोगों को जो उत्साह लोगों का देखा गया इन रैलियों में, ये हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, ये स्वतः होता है। उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी। तो हाईकोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे देता है, बड़ा मुश्किल है, बार बार अतीत में चले जाते हैं। हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला क्यों दिया? जो कांग्रेस के नेता थे उनको आप अपने यहाँ शामिल क्यों कर लिए? अब बोलेगा डेमोक्रेसी है। बड़े मुश्किल सवाल है, इन चीजों से आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री देश के, सर वो खाली आपके नेता नहीं है, वो गरीबों का सोच रहे हैं, तो इस देश का सोच रहे हैं। तो हमें लग रहा है, लेकिन चुनाव में आप इशू प्राइम मिनिस्टर ही है, सेंट्रल पॉलिसी है, ये मान रहे हैं ना आप? अच्छी बात है पुण्य जी कि आज आपने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, वो केवल आपके नेता नहीं है। ये कितने महीनों तक और सालों तक आप मुस्कुराइए या जो कहिए, मुश्किल ये है कि हम लोग मानते हैं प्रधानमंत्री देश के हैं, वो बोलते हैं पार्टी के हैं। मुश्किल यहां हो जाती है। बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं गरीबों का हूं, हमेशा ही बोलते हैं वो गरीबों का हूं। और ये डिमोनेटाइजेशन, देखिए डिबेट जब से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रयास किया है, और करना भी चाहिए, कि डिमोनेटाइजेशन कितना असरदार होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर जनता नाराज होती, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं कि जनता जब सरकार से नाराज हुई, वो जनता क्या कर सकती है। निर्भया कांड आप ले लीजिए, जब निर्भया का केस हुआ था, जनता सड़कों पर उतर आई थी और किसी ने नहीं बुलाया था। कहां फिर आप फंस गए? अच्छा, एक बात बताइए संबित जी, आप लगातार तर्क देते हो, एक बात बताओ, आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौन कौन से मामले हैं अपराध के? कौन से मामले हैं जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया? वो मामले हैं। आप कल भी पूछ रहे थे सुधांशु जी से, लगातार ये पूछते हैं। सुन लीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं। हाँ। कोर्ट में क्रिमिनल केस उन पे दायर किए गए, वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से। कोर्ट ने फटकार लगाया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने ये केस लगाए हैं, इसको खारिज करते हैं।
अब कोर्ट ने खारिज कर दिया तो आप पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं? आप बताइए। जब अभी केस नहीं है, कोर्ट ने खारिज किया हुआ है, उसके बाद वो चुनाव जीते हैं, आज सांसद हैं। अगर कोर्ट में ये केसेस होते और उन पे कोर्ट ने टिप्पणी की होती तो वो सांसद ही नहीं बन पाते साहब। नहीं है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, कोर्ट ने वो केस नहीं है, कोर्ट ने वो केस खारिज कर दी है साहब। मंत्रियों में 29 लोग ऐसे ही दागी हैं। मुश्किल तो इस देश की ये है, लेकिन कन्विक्टेड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने उन पे केसेस लगाई, वो केसेस खारिज कर दी गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीतिक केसेस तो लगते हैं। से तो इस देश में हर नेता एकदम पाक साफ है। मुश्किल तो ये हो गई ना या तो एक कैटेगरी होगी ना, सबकी। ऐसी बात नहीं, कैटेगरी नहीं है। देखिए कुछ लोग बेल पे भी बाहर हैं, कुछ डिस्क्वालीफाइड भी हुए हैं। लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई लालू प्रसाद यादव का प्लेयर जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। हम बोल रहे हैं कि जब लिस्ट आती है ना कि कौन कौन दागी हैं, तो उसमें दागियों की लिस्ट का जिक्र जब बीजेपी करती है तो अपने नेताओं को क्यों भूल जाती है? नहीं, जब लिस्ट आएगी तब बात करेंगे ना। अभी तो लिस्ट आई भी नहीं है। जब लिस्ट आएगी आप मुझसे बिल्कुल तीक्ष्ण सवाल पूछिएगा। आपने अभी मुझे उत्तराखंड के बारे में पूछा, मैंने बताया गोवा में भी हमारी सरकार बनेगी, एक आध सीट पे बाकी लोग अपना दावा ठोक सकते हैं, मगर आप देखिएगा गोवा में भी सरकार बनेगी। पंजाब के विषय में मैं वाकई कहूंगा कि इसमें अकाली दल का प्रवक्ता होना चाहिए था, वो बेहतरीन उस विषय को रख एक सवाल ये है, क्योंकि बात जिक्र हो रहा है क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन को लेकर, क्या ये इशू बन सकते हैं पॉलिटिकल वे में? आपको लगता है? बहुत छोटे इशू रहते हैं ये सब, हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वोटरों के जहन में एक बहुत बड़ा इशू नहीं होता। क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन कोई वोट देने के जब डिसीजन लेते हैं वोटर, उस समय इसका असर बहुत कम होता है वोटर के दिमाग पे। तो करप्शन और ये नहीं, और उमलेश जी, तो क्या ये माना जाए कि नोटबंदी के जरिए जो करप्शन का जिक्र हो रहा था वो भी कोई इशू नहीं बचेगा, कि खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए करप्शन नोटबंदी से चला जाएगा, काला धन चला जाएगा, ये तो भारत के क्या दुनिया के श्रेष्ठ जो अर्थशास्त्री हैं वो भी नहीं मानते। भाई कालाधन इस देश में कैश में सिर्फ 6% रहा है, और करप्शन कैसे खत्म हो सकता है? करप्शन एक प्रक्रिया से पैदा होता है। ये करप्शन की प्रक्रिया को जब तक आप नहीं खत्म करते, जब तक सोशल सिस्टम में चेंज नहीं लाते, सिर्फ आप नोटबंदी कर देंगे और कहेंगे करप्शन दूर हो जाएगा। इसका मतलब नए नोटों से करप्शन होगा? क्या राजनीतिक समीकरण क्षेत्रीय तौर पर ही चुनाव को तय करेंगे? जनादेश उसी दिशा में जाएगा जो मेरा ये मानना है कि नोटबंदी हम इस पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे पहले वहीं चलते हैं। मैं तो चाहता हूं सभी लोग करें जी, और ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की लड़ाई है, जिसमें सभी ईमानदार लोगों को साथ में आके और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये चुनाव जैसे कि दिल्ली में हुआ था, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वाला चुनाव नेताओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ था, 70 में से 67 सीट आई थी, 55% वोट शेयर था। वो चुनाव जनता ने लड़ा था, चुनाव आंदोलन बन गया था, चुनाव क्रांति बन गया था। जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे। हमारे पास तो पैसा ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, आदमी भी नहीं थे हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए। जनता ने घर घर जाके वोट मांगा था, जनता ने अपना पैसा खर्च किया। पंजाब का चुनाव भी नेता नहीं लड़ने वाले, कोई बड़े बड़े नेताओं पे डिपेंडेंट नहीं है। पंजाब का चुनाव एक उम्मीद का चुनाव है, पंजाब का चुनाव एक बदलाव का चुनाव है, जिसके अंदर आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो आप लोग। गांव के गांव, कल एक गांव में कोई गया था, वो बता रहा था जी, वो गांव के लोग कह रहे हैं हम तो फोन कर रहे हैं आसपास में अपने सारे रिश्तेदारों को कि इस बार झाड़ू को बटन दबाना है। तो लोग लड़ रहे हैं चुनाव। सर, दो सवाल है, एक तो मुकाबला किससे है चुनाव में? हैं जी सर, कितनी सीटें मिलने की? मैंने हमेशा कहा है 3 डिजिट में होगा। अरविंद जी, अगर त्रिकोणीय मुकाबला जैसे अगर हंग असेंबली आती है तो क्या पोस्ट पोल अलायंस के दरवाजे आ ही नहीं रही? वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो थ्योरेटिकल किसके साथ मेन फाइट है आपकी? देखिए, फाइट हमारी भ्रष्टाचार से है, फाइट हमारी नशे से है। आम आदमी पार्टी की फाइट कुरीतियों के साथ है। फाइट उन दोनों पार्टियों के बीच में है, 2nd और 3rd पोजीशन के लिए। कांग्रेस और अकाली दल जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा और बड़ा जम के टूटेगा। मुझे चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि वो सारे वो कदम उठाएं जो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। एक डीमोनेटाइजेशन कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं अरविंद जी आप? नहीं, सभी मैंने तो एक जनरल वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन शुड टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। केजरीवाल जी, कांग्रेस का रिएक्शन है कि और अब सीधे चलते हैं सुप्रिया भारद्वाज के पास, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ हैं।
साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? हमारी तो पूरी तैयारी कई महीनों से रही है तैयारी, जब मर्जी कर दें हम तो तैयार बैठे हैं। कर्नल जे सिंह आपके खिलाफ सुनने में आ रहा है, लड़ने वाले हैं? नो, जनरल जे सिंह लड़ना रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे शौक से आए, जितने बड़ी अच्छी लड़ाई होगी उधर। एंड ये कहते हैं हमारे नानके हैं पटियाला में, उसको बता देंगे नानके में आने की क्या बात होती है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कहते नहीं थे हम पंजाबी में कि नानके याद करा देंगे, है ना। आप किसको नानी याद दिलाने वाले हैं सर? नहीं, जनरल जे सिंह आए, एवरीवन हैज़ टू हैव सम कैंडिडेट, बट आई फाइंड इट स्ट्रेंज कि वीके सिंह आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, व्हाट अ पोजीशन, एग्जॉल्टेड पोजीशन, और एमपी बन के अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। जे सिंह आएगा, अगर इलेक्शन हार जाएगा और हारेगा ज़रूर, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लूजिंग एन असेंबली इलेक्शन, इनको कुछ फौज की कोई शर्म तो आनी चाहिए इनको कि किस किस्म पोजीशन में रहे और कहाँ आ रहे हैं अब। क्या कपिल शर्मा को भी टिकट देने वाले हैं आप लोग अमृतसर से? वो तो आप जो देखिए, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आप जर्नलिस्टों की, पहले आप निकाल देते हो कहानी, फिर मुझे पूछ लेते हो। किसी ने मुझे तो नहीं पूछा कि कपिल शर्मा को टिकट देने, आई डोंट यू नो हु कपिल शर्मा इज़, मैं कैसे उनको टिकट दे दूँ? नवजोत सिंह सिद्धू को तो जानते हैं आप सर, उनका क्या? नवजोत इज़ अ वेरी फाइन बॉय, वेरी फाइन पर्सन। तो बिसात बिछी हुई है, हर कोई अपनी अपनी चाल चलने के लिए भी तैयार है। और राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर भी क्या मायने रखेंगे। तो किस राज्य में किसका असर, किसका दावा, किस रूप में आरोप प्रत्यारोप, सब पर बात होगी। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की जो तारीखें तय की हैं उसे जरा सिलसिलेवार तरीके से देख ले, जो दर्शक अभी जुड़े हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में, पहला चरण 11 फरवरी, फिर 15 फरवरी। नीचे जो है वो सीट का जिक्र है, कितनी कितनी सीटों पर। तीसरा चरण 19, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, यानी 4-5 चरण फरवरी में हो जाएंगे। और छठा और सातवां 4 और 8 मार्च, जी छठा और सातवां चरण जो है ये 8 मार्च को है। 11 को काउंटिंग जो है उसकी भी गिनती हो जाएगी और उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव। पंजाब में 1 चरण में ही होगा, नामांकन 11 को, मतदान 4 फरवरी को, मतगणना 11 को, 11 जनवरी से शुरू होगा, 11 मार्च पे मतगणना हो जाएगी। उत्तराखंड में भी एक ही चरण में है, 20 जनवरी को नामांकन, 15 फरवरी को मतदान और 11 मार्च को मतगणना, यानी नतीजे आ जाएंगे। इसी तरीके से मणिपुर में 2 चरणों में बांटा गया है। वहाँ की जो इलाके हैं भौगोलिक तौर पे, वहाँ की परेशानी, 15 फरवरी को नामांकन है, 4 मार्च को वहाँ पर मतदान होगा। दूसरा चरण 8 मार्च को होगा, जिसका नामांकन 18 फरवरी को होगा, लेकिन मतगणना सभी की एक साथ 11 मार्च को। कई बातों का जिक्र इस चुनाव आयोग ने अपने तौर पर किया है। चाहे मुद्दे जब हम उठाते हैं तो उसमें कोई ब्लैक मनी को लेकर या नोटबंदी को लेकर जिक्र नहीं करता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात का जिक्र जरूर किया कि 20,000 से ज़्यादा डोनेशन लेंगे तो चेक से लीजिए, कैश बिल्कुल ना लीजिए, और 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ये 3 बड़े राज्यों में, जो छोटे गोवा और मणिपुर, वहाँ पर प्रति कैंडिडेट 20 लाख निर्धारित किया गया है प्रचार के लिए। उर्मिलेश जी, क्या ये ब्लैक मनी वाला एस्पेक्ट नोटबंदी के साथ जुड़ते हुए भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण नहीं होगा इस बार? देखिए प्रसून, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का, चाहे गोवा या पंजाब, कहीं भी नोटबंदी को सत्तारूढ़ दल जो है केंद्र का, वो कभी मुद्दा नहीं बनाना चाहेगा कि ये हमारी सरकार की महानतम सफलता है, महानतम कामयाबी है, हमने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। मैं समझता हूं कि नोटबंदी से मौजूदा सत्तारूढ़ दल जो है वो भागना चाहेगा ताकि जनता में ये मुद्दा न बने। उसकी वजह साफ है, क्योंकि नोटबंदी के मुद्दे पर जैसे ही आप इसको जाएंगे और एजेंडा लेकर जाएंगे, लोगों के दुख दर्द, उनकी जो परेशानियां हैं इतने दिनों की, वो अचानक उबल पड़ेंगी और वो नोटबंदी से वोटों की तरफ बढ़ पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत टैक्टिकल मूव है सत्तारूढ़ दल का। कहीं भी मैं बैनर, पोस्टर, एक सिंपल ऐप जारी करती है केंद्र सरकार, तो देश भर में बैनर छा जाते हैं सत्तारूढ़ दल के कि ये नई सरकार की महानतम सफलता। लेकिन नोटबंदी जैसा इस महाअभियान का
इस पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कई जगह गया हूं हाल के दिनों में, एक बैनर मैंने नहीं देखा, वरना बीजेपी के नेता लगातार पोस्टर लगाते हैं कि प्रधानमंत्री को लख लख बधाई, सरकार को लख लख बधाई। यहां तो सैकड़ा बधाई भी नहीं है भाई। नहीं आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका दूसरा हिस्से पर आइए। जब वोटिंग शुरू हो रही है अंशुमन जी, उससे ठीक पहले बजट आ रहा है, तो नोटबंदी का असर बजट में तो दिखाई देगा, उसके रिफ्लेक्शंस तो इलेक्शन में पड़ेंगे। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद दो बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं थी। पहला यह था कि लोग मान रहे थे कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री कुछ बड़ा मरहम देंगे या ये बताएंगे कि काले धन के खिलाफ रिजॉल्व का अगला चरण क्या होगा। वो दोनों चीजें उसमें नहीं थी और सरप्राइजिंगली उनका पूरा भाषण कुछ छोटी सब्सिडी वाली स्कीमों पर आकर खत्म हो गया। फिर दूसरी एक्सपेक्टेशन 2 जनवरी की उनकी लखनऊ की रैली को लेकर, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अब जो तीसरा सबसे बड़ा आयोजन है वो बजट है। और उस बजट में जो संभावनाएं हैं वे दोनों तरफ से हैं कि सरकार काले धन के खिलाफ कुछ नए प्रोविजन लेकर आएगी, दूसरी तरफ वो मरहम देगी, इनकम टैक्स लगाएगी, सरकार खर्च बढ़ाएगी। तो इसलिए बजट महत्वपूर्ण है। बजट में क्या ये सब आता है या नहीं आता है, लेकिन बजट चुनाव के बीच में आ रहा है, लेकिन उससे पहले तक कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका होगा खासतौर पर पंजाब और गोवा में और उत्तर प्रदेश के एक चरण में। तो बजट एक ऐसी एक्टिविटी के बीच में आएगा जहां पर उसका कितना राजनीतिक लाभ बजट की घोषणाओं का मिल सकेगा, ये देखना मुश्किल होगा। हम जरा, हमारे साथ बैस साहब भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए, सवाल नहीं कर पाए। बैस साहब, पंजाब इलेक्शन में इशू क्या रहेंगे? चूंकि माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की एक वजह होती है, एक होता है वहां का ड्रग का मसला था, एक किसानों की बात थी, और इन नोटबंदी ने तो पूरे देश पे असर डाल दिया। कहां पर अकाली खड़े होंगे यहां पर इस चुनाव में? नहीं, हमारा तो साफ साफ है जी। हम जिस तरह हमारी लास्ट इलेक्शन थी 2007 में और 2012 में, वही इस बार होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, सरकार की जो परफॉर्मेंस है डेवलपमेंट के ऊपर, और जो लोग वेलफेयर स्कीम्स हमने लागू की हैं और जो लोगों के लिए काम किया, हम साफ साफ लोगों से बोलेंगे कि जो हमारा काम है उसके ऊपर अब हम आपकी जजमेंट चाहते हैं। और हम साफ साफ ये कहेंगे कि आप हमारा काम देखिए और जैसा आपको ठीक लगता है वैसे उसके ऊपर अपना फतवा दीजिए। तो हमारी परफॉर्मेंस ही बैस साहब, क्या इसकी ये आपके अनुकूल जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर आ गई, कांग्रेस है ही, वोट बढ़ जाएंगे विरोध के जो होते हैं और उससे फिर लाभ अकाली को हो जाएगा? हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए, यह है कि पंजाब का जो इतिहास है उसमें जब कभी हमारी सरकार के बारे में जब कभी भी हमारा वीकेस्ट जो समय भी रहा है, तब भी कांग्रेस पार्टी 62-63 सीट से ज्यादा नहीं ले जा पाई, और ये तब जबकि वो एकाएक अकेले हमारे अपोनेंट होते हैं। तो जब वोट डिवाइड होगी तो फिर तो वो 25-30 सीटें भी नहीं ले जा सकते। और आम आदमी का भी ऐसा ही है, बिकॉज इन दोनों में तो आपस में इन दोनों ने वोट मांगनी है हमारे खिलाफ, तो हमारे खिलाफ जो वोट है वो ऑटोमेटिकली वो बटेगी, तो सही, वो तो ठीक बात है। पंजाब में कितना असर पड़ा इस नोटबंदी का? लोग खुश थे या दुखी थे? देखिए, इसका एक जो है इंडिकेटर जो हम मान सकते हैं वो है पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़। तो नोटबंदी के बाद जो एक ही जगह अभी तक इलेक्शन हुई है, लोकल इलेक्शन जो सिविक इलेक्शंस होती हैं, वो चंडीगढ़ में हुई हैं। तो वहां बीजेपी ने और श्रोमणी अकाली दल ने नोटबंदी को एक इश्यू बनाया और यहां हमें स्वीपिंग विक्ट्री मिली है। तो अगर उससे देखें तो नोटबंदी का जो लोगों में जो वोट के हिसाब से देखें, इलेक्शन के हिसाब से देखें, तो लोगों ने बहुत भारी मत से इसको एंडोर्स किया है। तो आपको लगता नहीं है कि नोटबंदी के पक्ष में पोस्टर छप जाने चाहिए, उसमें बताना चाहिए इतनी बड़ी उपलब्धि रही हमारी? ये देखिए, एक तो ये जो इलेक्शन हो रही है, ये हो रही है पंजाब की विधानसभा की, और जो नोटबंदी का इशू है ये बेसिकली पार्लियामेंट का इलेक्शन का इशू होता है। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा, जैसे हमारे चंडीगढ़ कैपिटल में जो इलेक्शन हुई है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो करप्शन के खिलाफ एक स्टेप के तौर पर तो हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं, तो इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि अकालियों की सफलता नहीं है सरकार में रहने के बावजूद चंडीगढ़ निकाय चुनाव में, नोटबंदी की सफलता है, आप भी मानते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो पंजाब के चुनाव हैं वो लोकल इश्यूज, जो स्टेट के इश्यूज होते हैं विधानसभा के लिए, वो स्टेट के इश्यूज पे ज्यादा होती है। लेकिन यहां तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्शन होते हैं, यहां तक वो स्टेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो उसको उस हद तक हम उसको यूज करेंगे। जूही जी, आपको नहीं लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे अनचाहे आप लोग की पूरी पॉलिसी रही नोटबंदी को लेकर, अखिलेश क्या क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन आप एक ऐसा बिसात बिछा रहे हैं जिसमें रेड कारपेट बीजेपी के लिए बिस्ता चला जा रहा है, उसमें चेहरा कौन होगा, समाजवादी पार्टी कहां क्या होगी, ये दूर की बात होती जा रही है।
प्रसून जी, चेहरा तो ऑलरेडी है अखिलेश जी का, काम हमने किया है, मुद्दे हमारे हैं। नोटबंदी एक चुनावी मुद्दा है जिससे बीजेपी जरूर भाग रही है, और बीजेपी केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है जो मेरे सामने निकल कर आ रहा है। हमारे पास लिस्ट भी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं करीब 90% कॉमन है, वो अपने विधानसभाओं में जा चुके हैं, प्रचार प्रसार हम कर ही रहे हैं। तो कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, मुश्किलें हैं। ये जो नया एक इशू शुरू हुआ है इसको मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन हालत इतनी भी खराब नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। बीजेपी को एक मजबूत चुनौती मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और नोटबंदी मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश के लिए जनता खुद उसको मुद्दा बनाएगी, और हम भी ये बात कहेंगे अगर वो न भी चाहें। बीजेपी बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रही है, ग्राउंड लेवल पर अभी आ नहीं रही है, न तो अपने काम को लेकर, न तो नोटबंदी को लेकर, उसके नफे नुकसान को लेकर। बजट एक उनका आएगा ही, बजट में देखते हैं क्या आता है और चुनाव पे उसका कितना असर होता है। तो ये जो झगड़ा है पार्टी के भीतर का, जूही जी, क्या ये उन 4 बरस के काम को भुलाने के लिए है? जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो सैफई में नाच हो रहा था, हाईवे पर रेप कांड हो जाता है, दादरी कांड हो जाता, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये झगड़ा आप लोग के लिए बड़ा लाभदायक हो गया ना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इतने गैर जिम्मेदार हम नहीं है कि झगड़ा करके अगर कुछ इश्यूज हुए हैं और मुद्दे हुए हैं तो उनको ढकने की कोशिश करें। एक जिम्मेदार पार्टी है, और आशा है कि एक सकारात्मक चुनाव लड़ेंगे, नकारात्मक नहीं लड़ेंगे। और कोई जी अभिषेक, आपके पीछे सन्नाटा क्यों हो गया? भीड़ भाड़ खत्म हो गई? प्रसून जी, यहाँ जो लोग खड़े थे उन्हें यहाँ से पुलिस वाले हटा रहे हैं। हो सकता है कि शायद मुख्यमंत्री के निकलने का कार्यक्रम, हालांकि अभी तक कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ये सन्नाटा जरूर इस वक्त पसरा हुआ है लखनऊ में, क्योंकि एक्टिविटी भले ही 2 जगहों पे चल रही हो, लेकिन लोगों के दिमाग में सचमुच सन्नाटा है। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारे सपोर्टर्स हैं इस वक्त जो कि अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस पिता पुत्र की ये जो कलह है ये कहां तक पहुंच रही है। 1-2 मैं सवाल लोगों से ले भी सकता हूं। प्रसून जी, ये बताइए, आप लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, क्या आप लोग को उम्मीद है कि ये सुलझेगा? उम्मीद तो है, सुलझेगा, सुलझने से ही सही होगा। पार्टी के अंदर सुलझना भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है हमारे उत्तर। इसको क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह को मान जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे अगुवा हैं, हमारे पार्टी के धरोहर हैं, तो ये हम समझते हैं कि इसको सुलझा लें, क्योंकि चुनाव घोषणा हो गया है और इसको बात को वो मान जाए। जी, इसका मतलब है हर कोई चाह रहा है और चुनाव का ऐलान हो गया है, तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे में उलझन बनी रहे तो लोग कहाँ जाएंगे। तो तारीखों के ऐलान के साथ शंखनाद 5 राज्यों में चुनाव का हो चला है। सवाल कई हर जहन में होंगे, लेकिन इस बहस के आखिर में एक आखिरी सवाल, क्या ये चुनाव 2019 से पहले की बिसात बिछा देंगे? आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? स्वाभाविक रूप से, खासतौर से अगर आप भाजपा की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 के चुनाव की जमीन जरूर तैयार करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के प्रयोगों के साथ इस चुनाव में जा रही है। जैसे हम जिस पे चेहरे पर चर्चा कर रहे थे, पिछले चुनाव 2014 के बाद हुए, उसमें 2 ऐसे चुनाव थे जहां भाजपा ने कोई चेहरा नहीं रखा, और एक ऐसा चुनाव था जहां भाजपा ने चेहरा रखा आसाम में, बिहार में कोई चेहरा नहीं रखा। तो भाजपा ने जितने तरीके के इलेक्टोरल प्रोसेस एक्सपेरिमेंट किए हैं मोदी की जीत के बाद 2014 में, उन सब की का टेस्ट इस चुनाव में होने वाला है। और उमेश जी, ये लिटमस टेस्ट है मोदी के लिए भी? निश्चित रूप से 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए यही चुनाव राजनीतिक समीकरणों की नई जमीन तैयार करेगा। अगर यूपी चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के लिए 2019 की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव जाता है तो इससे विपक्ष को यूनाइट होने का और एक नई वैकल्पिक ताकत बनने का मौका मिलेगा। जी, ये एक स्थिति है। 5 राज्यों के चुनाव का मतलब सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव और उसके परिणाम भर नहीं है, बल्कि पहली बार एक ऐसी स्थिति में खुद केंद्र सरकार भी होगी जहां उसकी नीतियां आने वाले वक्त में 2019 की बिसात, उससे पहले का आप सेमीफाइनल कहिए या फाइनल कहिए, जो कहिए, यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, ये मायने समूचे देश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए भी